गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, SNKP गवर्नमेंट कॉलेज नीम का थाना। आज हम क्लासिस असमानता की बात करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने एंट्रोपी के बारे में चर्चा की थी। एंट्रोपी क्या थी? किसी तंत्र की अव्यवस्था की जो माप थी उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। और एंट्रोपी ताप दाब फलन के रूप में हमने पढ़ा, एंट्रोपी ताप आयतन फलन के रूप में हमने पढ़ा, और जो आदर्श गैसों के जो एंट्रोपी होती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम क्लासिस असमानता की बात करते हैं, जो एंट्रोपी से जुड़ा हुआ ही एक स्टेटमेंट है। जो क्लासिस ने 1855 में जो इसको समझाने के लिए उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम में एंट्रोपी चेंज क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, और अनुत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रमों में एंट्रोपी चेंज क्या होता है, शून्य से अधिक होता है, शून्य से। तो ये स्वतः प्रक्रमों में एंट्रोपी लगातार बढ़ती है। इसको इन्होंने समझाया था क्लासिस असमानता के माध्यम से 1855 में। तो आप बात कर रहे हैं, हम एक उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम की बात कर रहे हैं जिसमें तंत्र ए अवस्था से किस में जा रहा है, बी, और बी से वापस किस में लौट के आ रहा है, ए में। तो यहाँ पर जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या है, ds बराबर 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ds है चक्रीय प्रक्रम में ए से बी में प्लस बी से ए में बराबर 0। तो जो डेल्टा एस सिस्टम बराबर क्या होगी, बिल्कुल इसके बराबर होगी डेल्टा एस सराउंडिंग के, लेकिन एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट होगी। और टोटल जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। तो जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं उनमें एंट्रोपी का केवल तंत्र व परिपार्श्विक के मध्य क्या होता है, एक्सचेंज होता है, स्थानांतरण होता है। और टोटल जो एंट्रोपी चेंज क्या होता है, शून्य होता है। ये किसने बताया, क्लासियस ने 1855 में। अब हम बात कर रहे हैं अनुत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम की। अनुत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम को समझने के लिए यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हैं कि ए से अनुत्क्रमणीय रूप से तंत्र किस में जा रहा है, बी में, और बी से वापस किस में, रिवर्सिबली किस में आ रहा है, ए में। तो यहाँ पर देखिए डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी बराबर ए से बी में हो रहा है चेंज इसमें, तो डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी प्लस बी से में इंटीग्रेशन देखें तो डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और इस लिमिट्स को चेंज करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो जो अनुत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम के लिए जो ये होता है डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी इज लेस देन 0, क्या होता है, इज लेस देन 0। अर्थात यहाँ देखिए जो डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन डी टी ए से बी में और ए से बी में डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन डी टी, ये लेस देन क्या होता है, ये इसका मान कम होता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, क्लासियस इनइक्वलिटी। तो यहाँ पर देखिए डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी बराबर क्या होता है, ds। तो यहाँ पर ds रख देंगे और आगे इसको अगर डेल्टा एस की फॉर्म में ले लेंगे ab, तो क्लासियस असमानता के अनुसार जो डेल्टा एस सिस्टम है इज ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। तो ये स्टेटमेंट निकल कर आता है जो क्लासियस ने किसके लिए दिया था, अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए इन्होंने समझाया था। अब इसका आगे हम देखो इसका यूज देखते हैं कि इसके एप्लीकेशन देखें। क्लासियस असमानता का विलगित तंत्र पर उपयोग। तो विलगित तंत्र में क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जो जिसमें क्या होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता, हीट और मैटर दोनों का सराउंडिंग के साथ क्या नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता, तो उन्हें आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो जो डी क्यू इरिवर्सिबल बराबर क्या होता है यहाँ पर, शून्य, क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। तो देखो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था क्या, इसमें जब ये शून्य है तो ये क्या होगा, क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी बराबर 0, तो यहाँ पर टोटल क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए कि डी की इरिवर्सिबल बराबर 0, तो डेल्टा एस ए बी ग्रेटर देन 0, या डेल्टा एस ए बी बराबर क्या होगा, शून्य होगा। तो दोनों में से एक बात होगी। तो विलगित तंत्र में स्वतः परिवर्तन के लिए प्रक्रम की एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है लगातार। तो ये बताया है इन्होंने आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। इस क्लासियस इनइक्वलिटी को हमने यूज इसका बताया है, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। दूसरा है क्लासियस असमानता का तंत्र व परिपार्श्विक पर उपयोग करें। किस पर, तंत्र व परिपार्श्विक पर। तो वी नो दैट डेल्टा एस ए बी इज ग्रेटर देन डी की रिवर्सिबल अपॉन टी। उसी तंत्र की उसी प्रोसेस की बात करें, ए से बी में और बी से ए में। तो ए से बी में चेंज क्या हो रहा था, इरिवर्सिबली हो रहा था, तो डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो डेल्टा एस ए बी इज ग्रेटर देन क्या होगा, क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी, इसके बराबर होगा। तो डेल्टा एस टोटल बराबर क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम
प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास ये भी एक क्लासियस इनइक्वालिटी का ही स्टेटमेंट है, डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात जो यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आप डेल्टा एस बराबर 0, ये तो क्या हो गया, उत्क्रमणीय चेंज के लिए, और डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 किसके लिए हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल या चेंजेज के लिए। तो ये भी क्लासियस इनइक्वालिटी का ही स्टेटमेंट है। तो हम बात करें कि जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम था उसका स्टेटमेंट भी यही था कि भाई ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार क्या है, बढ़ रही है। ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर रहती है हमेशा, लेकिन एंट्रोपी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं, जो अपने आप होते हैं, उनमें एंट्रोपी चेंज क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, एंट्रोपी लगातार बढ़ती है। तो ये हमने बात की क्लासियस असमानता की चर्चा की। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैस क्या होती है, ऐसी गैस जिनमें गैस अणुओं के मध्य अट्रैक्शन व रिपल्सन नगण्य नेग्लिजिबल होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, आदर्श गैस बोलते हैं। और ऐसी गैसों को मिलाने पर एंट्रोपी का क्या होता है, मिश्रण की एंट्रोपी बढ़ती है या घटती है, वो हम देखेंगे। तो हमने पहले पढ़ा था एक मोल आदर्श गैस के लिए, जो आदर्श गैसों की एंट्रोपी वाला जो टॉपिक था उसमें आपने देखा था डी एस बराबर सी वी डी टी अपॉन टी प्लस आर डी वी अपॉन वी, ये था एक मोल के लिए। एन होगा तो यहाँ एन लग जाए, एन मोल हो जाएंगे। तो जो समीकरण 1 है इसका क्या कर दें, समाकलन करने पर, समाकलन करते हैं यहाँ तो देखो जब लिमिट्स नहीं होती ना, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला सवाल ही नहीं, तो सिंपली इसको लिख देंगे एस बराबर सी वी एल एन टी और आर एल एन वी प्लस, ऐसी स्थिति में समाकलन स्थिरांक आएगा, तो एस जीरो क्या है, समाकलन स्थिरांक। अब देखिए समीकरण हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर जो सी वी है, हम जानते हैं कि जैसे सी पी माइनस सी वी बराबर क्या होता है, आर। तो सी वी बराबर क्या हो गया, सी पी माइनस आर। तो यहाँ पर क्या रख दें हम, सी पी माइनस आर। और यहाँ जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो आदर्श गैस है, तो आदर्श गैस समीकरण के अनुसार एक मोल गैस के लिए क्या होगा, आयतन वी बराबर क्या होता है, आर टी अपॉन पी। तो इस आयतन की जगह हम क्या लिख दें, आर टी अपॉन पी। तो यहाँ देखिए आप सी पी की जगह लिखें, सी वी की जगह लिखेंगे सी पी माइनस आर, तो इसको एक्सपेंड करें तो एल एन, तो सी पी एल एन टी और माइनस आर एल एन टी, यहाँ तो हो गया इसका एक्सपेंशन। अब देखिए आर वी का मान आर टी अपॉन पी लिखा हमने, तो आर एल एन जब मल्टीप्लाई में होता है, जब लोग लेते हैं तो वो प्लस में आ जाता है, और जो बटे में होता है वो माइनस में हो जाता है जब इसको एक्सपेंड करते हैं। तो आर एल एन आर प्लस आर एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस जीरो। तो यहाँ आर एल एन टी प्लस का है और इधर माइनस का है, तो ये तो हट जाएगा यहाँ से। और आगे आप देखिए एस बराबर सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस जीरो डैश। अब मैंने इसको लिख दिया, जो आगे वाला पार्ट था ना, ये आर एल एन आर प्लस एस जीरो को लिख दिया एस जीरो डैश। तो ये क्या आ गई, आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी, किसके लिए, एक मोल गैस के लिए। अब मान लो उसमें एन मोल गैस है, यदि तंत्र में क्या है, आदर्श गैसों का मिश्रण हो, तो मिश्रण की एंट्रोपी प्रत्येक गैस की एंट्रोपी के योग की क्या होगी, बराबर होगी। तो अब यहाँ देखिए आप इसमें कि मान लो N1 जो मोल है, उन गैसों का जो आंशिक दाब क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन, जो पार्शियल प्रेशर क्या है, P1। और N2 जो मोल गैसें हैं, कहने का बहुत सारी गैसें उसमें, एक के N1 मोल है, दूसरे के N2 है, तीसरे के N3 है। तो जो N2 जो मोल है उसका आंशिक दाब क्या है, P2, और N3 का आंशिक दाब क्या है, P3। तो आप यहाँ देखिए कि अब जैसे यहाँ लिखें अपन आंशिक दाब है, तो P बराबर क्या लिख दें हम कि P बराबर क्या होगा, डाल्टन के अनुसार, नियमानुसार क्या होता है, जो गैसों के मिश्रण का दाब, कुल दाब क्या होता है, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस जो, तो आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। तो P का मान यहाँ रख दें, तो हमारे पास क्या आ गया, जो N1 मोल गैस है उसके लिए जो एंट्रोपी क्या हो गई, तो S बराबर N1 सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी वन प्लस एस जीरो डैश प्लस N2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर P2 हो जाएगा आगे, और प्लस एस जीरो डैश। तो इसको लिखें तो टोटल क्या होगा, S बराबर क्या होगा, समेशन एन सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस जीरो डैश। तो समीकरण नंबर 4 आ गया। अब हम जानते हैं कि क्या होता है, आंशिक दाब बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है।
आंशिक दाब बराबर x गुणा P होता है। तो आगे हम देखें इसके अंदर, तो S बराबर क्या हो गया, यहाँ पर क्या लिखा हमने, जो इस आंशिक दाब बराबर क्या लिख दिया हमने, x इंटू पी। तो ये हो गया एंट्रोपी आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी क्या होगी, समेशन n, और ये क्या हो गया CpLN माइनस RLNP माइनस RLNX प्लस S0 डैश। तो ये हमारे पास आदर्श गैस के मिश्रण की एंट्रोपी निकल कर आ जाती है। अब क्या हुआ कि जो मिक्स किया हमने गैस से, एक तो क्या थी गैस इंडिविजुअली थी अलग अलग, और फिर हमने क्या कर दिया, इसका मिश्रण कर दिया। तो इस मिश्रण में जो कर रहे हैं उसमें क्या एंट्रोपी चेंजेज आ रहे हैं, वो उसका मान कैसे हम निकालेंगे। तो क्या हुआ, डेल्टा एस जो मिक्सिंग होती है, तो क्या इसको चेंज कैसे निकल कर आएगा, एंट्रोपी चेंज दाब P पर गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी और दाब P पर प्रत्येक गैसों के S का योग। क्या करें हम कि एक तो मिक्स कर दिया और उसके बाद में एंट्रोपी निकाल ली, एक क्या करें कि अलग अलग गैसों की एंट्रोपी निकाल कर फिर टोटल करें मिक्स करने से पहले। क्या, दोबारा सुन लीजिए कि आप इसमें क्या करेंगे कि गैसों को मिक्स कर लिया तो उसकी एंट्रोपी निकाल ली, और उसमें से क्या घटाया, जो पर्टिकुलर गैस थी उनकी एंट्रोपी अलग अलग निकाल ली और उनके प्लस क्या कर दिया, योग कर दिया। उसके बाद में उसको इसमें से घटा देते हैं, तो डेल्टा एस मिक्सिंग हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर समेशन एन, और ये वाला क्या था, गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी, और ये दाब P पर प्रत्येक गैस के S का योग, इसमें से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा CpLNT, और हमारे पास ये क्या बचेगा इसमें से, डेल्टा एस मिक्सिंग बराबर माइनस R समेशन एन LN X, और x क्या हो गया, मोल बिन। अब देखो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो n1 मोल का क्या हो गया, मोल बिन x1, और n2 मोल के क्या है, मोल बिन x2। तो n3 इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो डेल्टा एस मिक्सिंग बराबर क्या आ गया, माइनस R समेशन NiLnXi। अब माना कि मिश्रण में कुल मोल कितने हैं भाई, n, तो n बराबर क्या हो जाएगा, टोटल मोल बराबर क्या होता है, n1 प्लस n2 प्लस n3। तो अब क्या कर दें कि इसको मोल बिन में चेंज करते हैं इस इक्वेशन को, तो n से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या क्या आ गया 1, और n1 अपॉन n प्लस n2 अपॉन n प्लस n3 अपॉन n। तो दोनों साइड में n से डिवाइड करने पर हमारे पास ये निकल कर आया। तो ये क्या है, x1 के बराबर, और ये क्या है x2, और ये किसके बराबर है, x3 के। तो 1 बराबर क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये आ गया। तो एक मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा, ये जो समीकरण है डेल्टा एस मिक्सिंग बराबर माइनस R समेशन XiLnXi, ये निकल कर आएगा। और चूंकि जो मोल भिन्न होता है वो हमेशा क्या होता है, भिन्नात्मक होता है मोल भिन्न, तो इसका मान क्या होगा, भिन्नात्मक होगा। तो क्या होगा, इसका मान हमेशा क्या आएगा, डेल्टा एस मिक्सिंग का मान हमेशा धनात्मक ही आता है। तो आज हमने ये क्लासिस इनइक्वलिटी की बात की, कहने का मतलब कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है और ऊर्जा स्थिर है। और दूसरा हमने जो आदर्श गैसों के मिश्रण की जो एंट्रोपी है उसके बारे में चर्चा की। धन्यवाद।